एक सोच का नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक विचारधारा, एक स्कूल ऑफ थॉट है। जब हमें पता चल गया कि राष्ट्र प्रथम है और उस कड़ी को हमने अपने जीवन में उतार लिया कि राष्ट्र ही प्रथम है। निर्मला सीतारमण जी के जो हस्बैंड ने, हमने उसको पढ़ा नहीं है, वो मैं पढ़ूंगा, आपने कह दिया तो। और उन्होंने बातें बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। देखिए, आपको वो हिंदुत्व लग रहा है, वो भारतीय संस्कृति की गुफ्तगू कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। वो चाहे बंगाल में हो रही हो, वो चाहे आंध्र प्रदेश में हो रहा हो, वो चाहे हैदराबाद में हो रहा हो, वो चाहे देश के अलग अलग प्रांतों में, जहाँ या उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ हो रहा है, देखिए सरकार तो नहीं कर रही है ना, रेडिकलाइजेशन हो या वो जो अत्याचार के मामले। लेकिन आपने सभी एंटी बीजेपी सरकारों का ही नाम ले लिया मैंने। चलिए, मैं उसमें जोड़ दे रहा हूँ, बिहार हो, वो भी एंटी बीजेपी है। नमस्कार, मेरा नाम है ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे हैं द वायर। आज हम एक ख़ास इंटरव्यू करने दिल्ली के निज़ामुद्दीन वेस्ट इलाके में आए हैं। हमारे साथ बैठे हैं जसीम मोहम्मद। जसीम साहब एक थिंक टैंक चलाते हैं जिसका नाम है सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज़। ये जो सेंटर है वो 2017 में अलीगढ़ में इस्टेब्लिश किया गया एक 4000 स्क्वायर फीट के कमरे में जगह पर, और उसके बाद अब कुछ ही दिनों में इनकी 3 मंजिला इमारत दिल्ली के ITO में इस्टेब्लिश होने जा रही है। फ़िलहाल ये एक वर्चुअल तरीके से निज़ामुद्दीन से ऑपरेट करते हैं। जब हमें इनके बारे में पता चला एक आर्टिकल पढ़ के, तो हमें बहुत क्यूरियोसिटी ही हुई इनके बारे में जानने के लिए, इनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और जानने के लिए। जाहिर सी बात है दर्शकों को भी क्यूरियोसिटी हो रही होंगी, तो इस वजह से हमारे साथ बैठे हैं जसीम मोहम्मद साहब, और सीधे हम उनसे ही रुक करते हैं, उनसे ही सवाल करेंगे और इनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उनके विचारों के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत शुक्रिया, और वायर के दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब। नमस्कार सर। सबसे पहले हमने पढ़ा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और जानने से पहले पहला सवाल कि बहुत स्ट्राइकिंग जो लगा आपके जो ब्रोशर में भी दिखा हमें, कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी एक आइडियोलॉजी है, ना कि एक व्यक्ति है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए सर। देखिए, मैं जिस इंस्टीट्यूशन से मेरी पढ़ाई हुई और जिस इंस्टीट्यूशन में मैं पढ़ रहा था, उन दिनों स्टूडेंट्स के एक 2002 के बाद हमें लग रहा था कि नरेंद्र मोदी जी का जो छवि है भारत में, एक संप्रदाय विशेष को लेके, एक कॉन्सेप्ट को लेके, वो अजीबोगरीब था। लेकिन जब धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और जब 2014 के बाद हमें महसूस होने लगा कि हमें भी जानना चाहिए कि नरेंद्र मोदी एक्चुअल चीज़ मतलब चाहते क्या हैं, क्या जहन में है। पहले तो हमने सोचा कि एज ए मुस्लिम मुझे उनसे मिलना है चाहिए, तो हमने कुछ काम ऐसे किए। सबसे पहले मैंने 2014 के लास्ट में जब उन्होंने शुरू किया आपके मन की बात, उस मन की बात को मैंने, पहली मन की बात को मैंने 11 मरतबा सुना, क्योंकि उसमें कोई पॉलिटिक्स या किसी विशेष इशू पे मतलब किसी विशेष संप्रदाय पे या राजनीति के ऊपर भारतीय कोई बात नहीं थी, वो आम जनमानस की। तो मेरा जो फोकस था वो मन की बात, जो नरेंद्र मोदी जी हर महीने अपना बोलना शुरू किया उन्होंने, वो मैं प्रॉपर सुनता रहा। उसके बाद 2015 तक हमने उसको सुना, तो हमें लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कनेक्ट कर रहा है लोगों को, चाहता है। क्यों, मैं रिसर्च भी है, क्यूरियोसिटी भी रहती थी कोई चीज़ जानकारी का जानने के लिए। फिर हमने महसूस किया कि उनसे मिलना चाहिए। फिर हमने पत्र व्यवहार का जो तरीका है वो मैंने किया। प्रधानमंत्री कार्यालय से हमें फ़ोन आया कि आप मिलिए। तो 2016 में पहली मुलाकात हमारी प्रधानमंत्री जी से हुई। तो जाहिर सी बात है, इंसान हम लोग हैं, तो पहली जो मुलाकात होती है या दूसरी होती है, तीसरी होती है, फ़ोटो खिंचवाने का एक कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन जब हम कई मरतबा उनसे मिलते गए
अलग अलग चीज़ों पे, क्योंकि मन की बात का पुस्तक का रूप जो है मैंने ही सबसे पहले 2016 में शुरू किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों तक पहुंचाने के लिए। मुझे लगा कि एक मन की बात जो है वो पुस्तक की शक्ल में आना चाहिए और वो भारत के प्रति हर घर में वो किताब की शक्ल में पुस्तक की शक्ल में होना चाहिए। तो वो उन्होंने रिलीज़ भी किया, हमारा उनको विमोचन भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यालय में किया। उसके बाद मैं उनसे 2-4 मरतबा मिला। मिलने के बाद 2016 और 17 में मैं उनसे कई मरतबा मिलने के बाद जब 2017 1 फरवरी 2017 को जब मिला, और मुझे कुछ समय ज़्यादा लिया मैंने, क्योंकि मेरे अंदर मैं कुछ लिख के लेके जाता था पहले, जो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी होती थी। और जब मैं उनसे मिला तो मुझे लगा कि ये व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति से देखिए, व्यक्ति इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, क्यूरियोसिटी, दो नज़रिया था, एक मुस्लिम होकर पूछना था, एक रिसर्चर होकर बात हम उनसे करते थे। तो हमें लगा कि ये इंसान, देखिए इंसान तो सभी लोग हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी एक फ़िक्र का नाम हमें महसूस हुआ, एक सोच का नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक विचारधारा, एक स्कूल ऑफ थॉट है। तो ये महसूस हमने उस वक्त कि देखिए, महसूस मैं अलग कर सकता हूँ, आप अलग जिशान साहब कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि एक ऐसे व्यक्तित्व है जो इंसानों से कनेक्ट होना चाहता है। वो भारत में ही नहीं, पूरा दुनिया को कनेक्ट करना चाह रहा है कि मुझसे कनेक्ट होइए और आपकी खैर के लिए, आपकी भलाई के लिए हम इनिशिएट करें। ठीक है। तो जब आपकी 2017 में मुलाकात हुई और अभी आप कह रहे थे कि आपकी 13 मरतबा प्रधानमंत्री जी से बात हुई, तो आपकी ऐसी क्या बातें होती है अक्सर, और क्या चीज़ें होती है जो आपको सबसे ज़्यादा उनकी अपीलिंग लगती है? मोदी जी से बार बार मिलने का दिल भी चाहता है, क्योंकि आप जब किसी से मिलते हैं और आपके अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं कि ये काम होना चाहिए, ये होना चाहिए, और अगला व्यक्ति जो सामने बैठा हुआ है, जो एक विचार की शक्ल में है, वो हमें लगा कि ये हमेशा उन्होंने एक बात को हमें किया कि आप नेशन को कॉन्सेप्ट रखो, राष्ट्र को आप अगर बढ़ाओगे तो उसमें क्या है कि संप्रदाय भी बढ़ती है। जब राष्ट्र को आप मजबूत करेंगे तो कम्युनिटी भी बढ़ेगा। राष्ट्र को जब आप मजबूत करेंगे तो आपकी हर चीज़, रोड अच्छे होंगे, जीवन से शैली अच्छी होगी। तो एक बड़ा उनका मेरे जीवन के अंदर एक बहुत बड़ा उपकार मैं कहूँगा एक, कि एक विचारधारा जो है मुझसे, हम उनसे बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो विचारों को लेके, विचारों को खास तौर से लेके, देखिए वक्ती सामयिक कोई हम गुफ्तगू बहुत ज़्यादा हम उनसे नहीं करते थे। हम तो कोई बात होती थी तो कोई रिसर्च बेस पे बात होनी चाहिए। जब हमें पता चल गया कि राष्ट्र प्रथम है और उस कड़ी को हमने अपनी जीवन में उतार लिया कि राष्ट्र ही प्रथम है ना, उसके बाद ही हम कोई चीज़ों को हम लेके चल सकते हैं। तो उन विचारों पे लेके मैं बहुत सारे सवाल हमारे होते थे। और मैं आपको खुशी की बात बता दूं कि जो भी जाते हैं वहाँ पे 10-15 मिनट की मीटिंग होती, लेकिन हमें थोड़ा सा समय वार्तालाप में दिया जाता था। हम तो कुछ हमारे कोई पर्सनल कोई एजेंडा नहीं था, लेकिन जब हम मिलते थे मोदी जी से तब मुझे लगता था कि कुछ हम सीख के आ रहे हैं। तो उनसे मिलने के बाद हम कहीं रुकते नहीं थे। मैं अलीगढ़ से गाड़ी पकड़ के आता था और वहीं उनसे बैठ के अलीगढ़ ही डायरेक्ट पहुंचते थे, और तकरीबन उनके मिलने के बाद 30-35 पन्ना मैं लिखता था कि क्या क्या बातें हुई, क्या क्या हुई। सर, अभी आपने विचारधारा की बात की तो, और नेशन फर्स्ट रखने की बात की। नेशन फर्स्ट मैं भी रखता हूँ, आप भी रखते हैं, लेकिन जिस संस्थान से नरेंद्र मोदी का नाम अक्सर जुड़ा जाता है, आरएसएस, उसके एक आइडियोलॉग कहे जाते हैं वीर सावरकर। तो उनकी जयंती परसों मनाई गई। तो सावरकर जी ने जो मुसलमानों के बारे में एक तरीके से उनके नेशनहुड का जो डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं एक्सक्लूजनरी है क्रिश्चियंस को लेके, मुस्लिम्स को लेके, जिनका तीर्थ स्थल भारत देश से बाहर है, ऐसे लोगों को लेकर। तो उस राजनीति को आप सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको शुरुआत में एक बहुत अच्छी बात बता दूं। आपने इंटरव्यू कर रहे हैं हम लोग, और मैं पिछले 1.25 साल से दिल्ली बेस्ड हुआ हूँ, और पिछले 1.25 साल से मैं कम से कम 200 लोगों से मिला हूँ, जो बहुत सारे अलग अलग संगठन से,
अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं, मैं मिलता हूँ ख़ास तौर से, और डायरी नोट लेके जाता हूँ, तो आदमी वो मैं लिखता हूँ उसको, वो अपने समझने के लिए मैं सोचता हूँ कि समझे। देखिए, मैं किसी पार्टी और किसी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं आपको बेस बता दूँ। लेकिन जब मैं, और न ही मैं किसी संप्रदाय विशेष की लीडरशिप कर रहा हूँ, और ना मैं कहीं भी किसी भी तहरीक को या मूवमेंट को आगे बढ़ाने का मेरा कोई नेचर है। नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र या सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज़ एक रिसर्च संस्था है। दूसरी चीज़, ना मैं इस्लाम के बारे में, ना मुसलमानों को गुफ्तगू के बारे में, ना क्रिश्चियनिटी के बारे में, हम अभी उस अध्ययन को अभी शुरुआत नहीं की है। रहा सवाल वीर सावरकर जी की, बात आपने पूछी है। देखिए, वक्तन फ़ौक्तन बहुत सारी बातें होती हैं। जिस इंस्टीट्यूशन से मैं पढ़ के आया हूँ उसमें उनका नाम है, उनके जो बानी है सर सैयद अली रहमा, वो बाज़ वक्त बहुत सारे जिक्र करते हैं लोग कि वो अंसारी और जुलहों के लिए कुछ कहते हैं। देखिए, वक्तन फ़ौक्तन बहुत सारा चीज़ ऐसी होती है जो जिक्र किया होगा उन्होंने, कोई बात कही होगी, लेकिन आज का नव भारत, आप देखिए वीर सावरकर जी ने जो कॉन्सेप्ट दिया उससे भारत को फ़ायदा हुआ, ऐसा नहीं है नहीं हुआ है, ठीक ना। और बहुत सारे इश्यूज़ भारत के इंटरनल होते हैं। मैं आपको बहुत बुनियादी बात बता दूं, भेदभाव, ये तो देखिए इंसान जो आपस में है वो सब छोटी मोटी चीज़ें होती रहेंगी। अब क्या है कि आपका वीडियो आ गया है, मोबाइल आ गया है। पहले तो हमारे घर के लोग कहते थे, भाई स्कूल जा रहे हो, टीचर से कहते थे कि जब तक पीठ मारा एक खूब, भोजपुरी में कहते थे मार के आओ, मारो दबा के। अब कल्चर चेंज हुआ, हालात चेंज हुए हैं। अब क्या हुआ, अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अब वो कहते हैं कि हाथ मत लगाना, पेरेंट्स टीचर पे मुकदमा कर देते हैं। चेंज हुआ है ना। आज भारत नरेंद्र मोदी का भारत है। चलिए सर, हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपके संस्थान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हमें आप बता सकते हैं कि आपका मेन एरिया ऑफ रिसर्च वर्क क्या रहेगा, और अन्य भी रिसर्च वर्क, क्योंकि हमने पढ़ा कि आप अलग डिसिप्लिन्स में भी वेंचर करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लेकिन पहले आप बताइए कि मेन जो आपका रिसर्च प्रोग्राम रहेगा, जो नाम है आपका नरेंद्र मोदी सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज़, तो उसमें आप किस तरीके की पढ़ाई, किस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर रिसर्च का काम होगा यहाँ पर? देखिए, मैं जो 1 फरवरी 2017 को जब मैं उनसे मिल के लौटा और रास्ते में मैंने जब ये सोच लिया कि एक विचारधारा का नाम है, तो कुछ चीज़ें मेरे जहन में आ गई कि इसको वाइड एरिया में काम करना है। और मैं उसके बाद जो बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, जो विचारधारा और बड़ा सोच वाले लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, उन लोगों से मैं मिलना शुरू किया। उनसे बताया कि मैं एक ऐसा सोच रहा हूँ और इस पे मेरा आप क्या मदद करेंगे। तो बहुत सारे मेरे पास मशवरे आए, बहुत ने मना किया कि भाई नाम का जो है, बहुत ने बहुत सारी चीज़ें हमसे डिस्कस की। नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र को शुरुआत, देखिए शुरुआत कोई भी अच्छे काम का अपने घर से होती है, और घर से मतलब कि अपना त्याग। आप जब कोई काम शुरू करते हैं तो आप कटोरा लेके नहीं घूमना है। सबसे पहला काम करना है कि हमें और आपको एक शुरुआत करनी है। तो मेरे पास जाहिर सी बात एक सीमित पैसा, और मैंने अपने कुछ चीज़ें गांव के उसको हटाया, और फिर मैं अलीगढ़ में एक ज़मीन है 500 गज ज़मीन, जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो लॉ फैकल्टी के पास किला है उसके पास ही पंजीपुर जगह कहलाती है वो, तो वहाँ पे एक 500 गज ज़मीन में मैंने एक बाउंड्री करा के, मट्टी उट्टी भरवा के वहाँ पे एक शुरुआत की नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र का। लोगों को इनिशिएट किया, लेकिन वो बहुत, क्योंकि एक ज़िले का में था तो मैं उसको ट्रस्ट भी रजिस्ट्रेशन कराया। फिर मैं दिल्ली जब आया, क्योंकि मेरा यहाँ एक जगह प्राइवेट स्कूल, एक प्राइवेट संस्था में पढ़ाता हूँ, तो मुझे यहाँ से जाने आने में भी आसानी थी नोएडा। तो फिर मैं वहाँ से दिल्ली में लोगों से मिला, और ये दिन ब दिन जिस तरीके से, देखिए मैं अगर ये कहता कि नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करनी है,
उनकी खुशामद करनी है, उनकी चापलूसी करनी है, तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। जब विचारधारा पे या कोई रिसर्च काम पे आप पढ़े लिखों से ही बात कर सकते हैं। राजनीति में गुफ्तगू करेंगे तो आप चाय वाला, बहुत सारे रिक्शे वाले, सबसे आप बात कर सकते हैं घूम घूम के। लेकिन हमने यहाँ पे लोगों से मिला, एक ऑर्गेनाइजेशन है युवा भारती ट्रस्ट, उनसे, उनके जो मेंबर हैं श्री राम बहादुर राय जी, उनसे भी हमारी भेंट हुई। फिर उन्होंने कनेक्ट किया तो युवा भारती ट्रस्ट के साथ हमारा एक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत जो आपने अभी जिक्र किए चंद्रशेखर भवन है राउज एवेन्यू में, उसमें हमें एक फ्लोर मिला है। एक फ्लोर हमारे कुछ सालों के लिए वहाँ मिला। उसके बाद हम अलग अलग संस्थाओं से मिल रहे हैं क्योंकि हमें जगह की ज़रूरत है। और जगह दूसरा मिला है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट, उनके साथ भी हमारा MOU हुआ, जिसके तहत हमें वहाँ पे उन्होंने ग्राउंड फ्लोर दे रखा है। तो उस पर अब हम धीरे धीरे, क्योंकि आज तक 2017 से लेके या फिर जब से हमने सोचा इस चीज़ को, हमारी संस्था किसी से चंदा नहीं लिया है, कोई चंदा से हम अभी काम नहीं चला रहे। और हम कोई किताब हो या पुस्तक जो विमोचन हुआ है, जो भी कार्यक्रम हुआ, हम किसी से चंदा नहीं लेते और छोटे मोटे खर्चों में अपना कार्यक्रम करते हैं। सर, पिछले कुछ दिनों में मैंने एक किताब पढ़ी जो निर्मला सीतारमण के हस्बैंड ने लिखी है। आई एम सॉरी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एसेज लिखे हैं भारत की जो मौजूदा राजनीति है उसके अलग अलग विषयों पर। एक ऐसे जो था वो मोदी जी के स्पीचेस पे था, इंडिपेंडेंस डे के स्पीचेस पे उन्होंने एनालिसिस किया था 2014 से लेके अभी तक। तो उन्होंने एक बात जो उनका एनालिसिस था, उन्होंने ये कहा कि 2014-15 में मोदी जी सेकुलरिज्म को एज ए अछूत शब्द के जैसे ट्रीट नहीं करते थे। एक तरीके से वो सर्वसमावेशी राजनीति की बात करते थे, मेक इन इंडिया और ये सारी चीज़ों की बात करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम टुवर्ड्स 22 आ रहे तो वो ज़्यादा रिटोरिकल हो रहे हैं, ज़्यादा हिंदुत्व और इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा बात हो रही है इन स्पीचेस की। तो मैं आपसे बस यही जानना चाह रहा हूँ कि जो 2017 में जब आप मिले थे और अब जो राजनीति है, तो उसमें आप किस तरीके से देखते हैं कि आज बुलडोज़र जिस तरीके से यूज़ हो रहा है, गरीबों के घर नष्ट किए जा रहे हैं, जिस तरीके की राजनीतिक बदलाव थोड़े बहुत हमें नज़र आ रहे हैं, सोसाइटी में एक अनीज़ है। हालांकि ये मैं नहीं मानता कि हम एक तरीके से फासिज़म की तरफ जा रहे हैं। मैं वो वर्ड यूज़ करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट रखता हूँ, लेकिन मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है माइनॉरिटीज़ में पहले जितना। तो इस तरीके को आप कैसे देखते हैं, इस क्रिटिसिज्म को? देखिए, 2004 से 2014 तक के बीच में मैं फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट के निर्देशन में कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे चुनाव प्रचार में शामिल था उनके साथ। अलीगढ़ के बहुत सारे प्रोफेसर, टीचर्स हमारे साथ। इसके पहले आप कुछ बताएं, मैं दर्शकों को ये बता दूं कि जसीम जी 2014 तक NSCI के मेंबर भी हुआ करते थे, यूथ कांग्रेस के मेंबर हुआ करते था। अच्छा, मैं बता दूं, मैं 2002 में NSCI के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का मैं यूनिट प्रेसिडेंट था। और 2004 से 2007 तक मैं यूथ कांग्रेस का, उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी था। तो उस वक्त भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं अपने आँखों से। मौजूदा पिछले जो पार्टी गई हैं उनकी भी मैं मतलब राजनीति नहीं गुफ्तगू करता। और 2007 के बाद जो हकीकत हमें समझ में आई, जो बात हमें महसूस हुआ कि भय, आप डराते किसको है? कांग्रेस मुसलमान किसको समझती है? कांग्रेस मुसलमान समझती है मजावड़ को, इमाम को, शायर को। एक आप कॉन्सेप्ट है, उनको लगता है कि इनको आप ले लीजिए अपने साथ। कुछ चंद लोगों को लेके एक काम करती थी, और जो हमने महसूस किया। और 2014 तक ये सब चलता रहा। और निर्मला सीतारमण जी के जो हस्बैंड ने, हमने उसको पढ़ा नहीं है, वो मैं पढ़ूंगा, आपने कह दिया तो। और उन्होंने बातें बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। देखिए, आपको वो हिंदुत्व लग रहा है, वो भारतीय संस्कृति की गुफ्तगू कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। वो अब तक जितनी बातें हो रही हैं, देखिए संस्कृति की, अब उन्होंने धोती पहन ली तो वो तो आप इसमें कोई आप धोती तो चिदम्बरम भी पहनते हैं ना, वो तो लुंगी पहनते हैं। तो अब आप केरला के आदमी को कश्मीर का ड्रेस नहीं पहना सकते ना भाई। रिलीजन अलग चीज़ है और संस्कृति बिल्कुल चेंज है।
आप केरला की संस्कृति को कश्मीर की संस्कृति से जोड़ नहीं सकते। सब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से यकीन नहीं करता कि नरेंद्र मोदी जी का जो विचार है, जो हमने महसूस किया है उनको, वो किसी भी तरीके से हमारा बेस ही है इस ऑर्गेनाइजेशन का, सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी से, सबका साथ सबका विकास। और उनका जो सोच है, उन्होंने हमेशा इस बात को कहा है कि सबका साथ और सबका विकास ही हो। इस बात को उन्होंने आगे बढ़ाने को हमसे कहते भी हैं उनको। देखिए, आदमी एक मर्तबा कोई आपसे ऐन गलत बोल सकता है, 2 मर्तबा कहता है, जब आप बहुत सारे मिलते हैं ना, तो आपको महसूस होगा कि ये बनावटी नहीं बात कर रहा है। लेकिन सर, यहाँ पे बात सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की पर्सनालिटी की नहीं हो रही है, यहाँ पे रादर लार्जर पिक्चर की बात हो रही है, जो एक तरीके के पूरा पॉलिटिक्स हो रहा है। यानी कि अब आप देखिए, कर्नाटका के चुनाव में मोदी जी ने खुद कहा, मतलब डायरेक्टली उन्होंने कंपेयर नहीं किया, लेकिन जो उनका वो एक मतलब सिमेंटिक्स था, वो इस तरीके का था कि बजरंग दल की बात ही वो कर रहे थे। वो किसी भी आदमी जो पढ़ने लिखने वाला उतना समझदार है वो कि समझ जाए, और कपड़ों से पहचाने, ये सारी बातें मोदी जी ने खुद कही है। ये बात देखिए, फिर राजनीति की बात आई, लेकिन मैं इसमें 2 टूक आपसे गुफ्तगू कर दूं। बजरंग का नाम किसने शुरुआत की? हम देख रहे थे, टीवीओ पे देख रहे थे। भाई देखिए, आप कोई मुद्दा देंगे, पॉलिटिकल पार्टी है, देखिए अब उसमें पॉलिटिक्स दूसरी चीज़ है, समसामयिक इश्यूज अलग हैं। रिसर्च बेस्ड की देखिए, आपकी अखबार है, उस पर डिस्कशन वक्ती तौर पे हो सकता है। अभी आज आपने एक इंटरव्यू किया, कल एक और इंटरव्यू करे, पर वो चलती रहेंगी। लेकिन रिसर्च बेस्ड अगर सोचे, देखिए पॉलिटिकल चीज़ें जो है उस पर मैं बहुत गहराई से, मुझे उसकी तमीज़ भी नहीं है, और बहुत सारी गहराई पे हम गुफ्तगू भी, मैं जाना भी नहीं चाहता। तो मुझे लगता है कि अब जो कर्नाटका में जो चीज़ हुई है, और जाहिर सी बात है मोदी जी ने जो भी बात कही है, वो एक सोच समझ की बात कही होगी, और उस पर वो स्टैंड करते हैं। और देश का जितने भी लोग मोदी जी को जो जानते हैं, वो उनके साथ स्टैंड करते हैं। आपने कहा कि आपके इंटरव्यू में हमने पढ़ा कि आपने कहा कि आप डिफ़ाइन करेंगे कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, लिबरल डेमोक्रेसी, नॉन अलाइनमेंट और सोशल जस्टिस, जो पीएम ने कहे हैं। आप इस चीज़ को कैसे करने का प्लान? देखिए, मैं सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज़ को इस्टेब्लिशमेंट के शुरुआती दौर पे है, ठीक है। और ये जितने भी वर्ड्स आपने लिए हैं, उसमें चाहे वाटर आए, क्लाइमेट चेंज आए, रेडिकलाइजेशन आए, ठीक है, और जितनी भी चीज़ें होंगी, उस पर हम सुबह से लेके, मैं 18 घंटा जगता हूँ, 16 घंटा काम करता हूँ। तो 16 घंटे में हम 2-4 ऐसे लोगों को तलाश कर लेता हूँ जिससे हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं। वो किसी पार्टी विशेष से कोई मतलब नहीं है, उनसे रिसर्च से मतलब है। और रिसर्च कभी भी 1 दिन में 2 दिन का काम नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। हो सके हम जिंदा ना रहें तब तक ये जब आ जाए, ठीक है। सर, सोसाइटी के लेवल पर आप काम कर रहे हैं, और रेडिकलाइजेशन की अभी बात की, तो उस संदर्भ में ही मैं सवाल है कि रिलीजियस रेडिकलाइजेशन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? और समाज में मैं ये नहीं कह रहा इस्लामिक या हिंदू रेडिकलाइजेशन, लेकिन एक तरीके से जिस तरीके से घटनाएं भी हम देखते हैं, पाकिस्तान में भी हम ब्लास्फेमी के बड़े केसेस देख रहे हैं, भारत में भी धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वीडियोस। आपने खुद 2017 में द वायर पे आर्टिकल लिखा था लिंचिंग के बारे में। तो इन सारी बढ़ती घटनाओं के बारे में आपको क्या लगता है, द गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ बिन, क्या वो इतना रिस्पॉन्सिबली उन्होंने एक्ट किया है इन सारी चीज़ों को हैंडल करने में, सर, रिलीजियस रेडिकलाइजेशन को? आप अगर रिसर्च करें तो नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने हर स्टेज पे उन सारे तत्वों को जो भारत की एकता, अखंडता और प्रभुता को नुकसान पहुंचा रहा, उसके लिए बहुत बुरे तरीके से उनको फटकारा भी है। और उसको अपोज करने के लिए उन स्टेट्स को, वो चाहे बंगाल में हो रही हो, वो चाहे आंध्र प्रदेश में हो रहा हो, वो चाहे हैदराबाद में हो रहा हो, वो चाहे देश के अलग अलग प्रांतों में जहाँ, या उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ हो रहा है, उन, देखिए सरकार तो नहीं कर रही है ना, रेडिकलाइजेशन हो या वो जो अत्याचार के मामले। लेकिन आपने सभी एंटी बीजेपी सरकारों के नाम ले लिया मैंने, चलिए मैं उसमें जोड़ दे रहा हूँ। बिहार हो, वो भी एंटी बीजेपी है। अच्छा, अभी हुई है ना, वो तो पहले तो थी। कहीं भी जहाँ भी हो रहा है,
मेरा बस आपसे ये कहना है कि उसके खिलाफ नरेंद्र मोदी का जो विचार है वो उन सारे तत्वों के जो उसके विरोध इसको प्रमोट करते हैं उसके खिलाफ है। वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, उनको वो प्रमोट कभी नहीं करते। और मैं तो अभी उस पर किताब आ रही है हमारी, मैं आपको बता दूं, उन्होंने जहाँ जहाँ इन चीज़ों को अपोज किया है, ठीक है, इन कट्टरवाद को हो या फिर इन सारी चीज़ को, उसके ऊपर हमारे रिसर्च बेस्ड एक पुस्तक अभी आ रही है। तो मुझे लगता है कि उस पुस्तक हम अपने वेबसाइट में डालेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ एक पौधा लगाना है दर्शकों को और पुस्तक जो है अपने मोबाइल पर अपलोड करना है। सर थैंक यू सो मच, आपने हमसे बात की। बस आखिरी सवाल हम आपसे पूछेंगे कि इंटरव्यू में हमने तो आपसे आपके किसी क्रिटिक से हमने तो बात नहीं की, लेकिन जो द प्रिंट में इंटरव्यू आया था उसी में हमने एक क्रिटिक जो कि जिन्होंने नाम नहीं लिया, तो उन्होंने आपसे ये कहा कि आपके लिए ये उर्दू का शब्द यूज़ किया कि आप, मैं तो उर्दू का व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि इब्नुल वक्त यानी अपॉर्चुनिस्ट कहा आपको, क्योंकि आप पहले कांग्रेस से जुड़े थे, फिर आप जैसी सरकार बदली तो आप मोदी जी से जुड़ गए। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो मुझे बहुत सारे हमारे लोग हमें गाली भी देते हैं। कल हमने कुछ फ़ोटो डाल देते हैं फेसबुक में, सोशल मीडिया पे। देखिए, अब उससे हम बहुत ऊपर उठ गए हैं, ठीक ना। अगर 2016, 17, 18, 19, 10 साल का वक्फा है, 8-9 साल हो गए हमें नरेंद्र मोदी के विचारों को समझने में, काम करने में, ठीक है। तो आज की तारीख में क्या है, नरेंद्र मोदी का जो विचार है वो राष्ट्र भारत के लिए सिर्फ नहीं है, वो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट में अगर आप देखें, मैं बहुत मतलब इसमें कोई चापलूसी और कोई इब्नुल वक्त की और कोई इसकी बात कहे अपॉर्चुनिज्म करे। देखिए, मेरे साथ तो एक संगठन लगा हुआ है, इस्लाम में है, क़यामत आएगी शाम में आएगी। मेरा इस बात से हम रहेंगे नहीं यहाँ पे दुनिया में, लेकिन क़यामत की दोपहर तक नरेंद्र मोदी अध्ययन केंद्र भारत ही नहीं, विदेशों में हर जगह पे एक केंद्र स्थापित होगा और इस पे ऐसे काम होंगे, जल पे काम होगा, जलवायु पे काम होगा, रेडिकलाइजेशन पे, दोस्ती पे काम होगा, समसामयिक इश्यूज़ पे भी हम उस पर बात करेंगे। दूसरी बात इम्पोर्टेंट, देखिए, समय समय पे जाहिर सी बात है, हिकमत जो है अच्छी चीज़ है, हिकमत से ही इंसान को बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्तित्व है, बहुत बुनियादी बात आपको बताऊं, मैं जो रिसर्च के ऊपर भारत की इतिहास में महात्मा गांधी के बाद अगर कोई एक व्यक्ति है, सारे आप देख लीजिए बहुत सारे लोगों को, कोई एक व्यक्ति है जो लोग उस पर भरोसा करते हैं, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। बस ये मैंने उसको महसूस किया है और मैंने अपने ट्वीट पे पहला उसको पिन आउट करके रखा है। इसको मुझे महसूस होता। और हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमें कोई पद का हमने कभी किसी से डिस्कस नहीं किया। कोई जितने लोग मुझसे जानते होंगे, हम तो कहते हैं कि रिसर्च में आप क्या देते हैं। एक हमारे वेटरन जर्नलिस्ट है मिस्टर अनिल महेश्वरी, वो मोदी जी से इत्तेफाक नहीं रखते। ये किताबें देख रहे होंगे ना, उन्होंने हमारे नमो लाइब्रेरी के लिए 11,000 किताब गिफ्ट किया है अनिल महेश्वरी जी ने। उन्होंने कहा हमने डब्बा बना के रखा हुआ नोएडा में, आप आके ले जाओ। हम तो कनेक्शन मांग रहे हैं कि आप दीजिए, हमें पुस्तक दीजिए, है ना। चंदा हम नहीं लेते, हम किसी भी सरकारी संस्थाओं से, किसी से भी हमने कोई गुफ्तगू नहीं की है। हम एक बड़ा एरिया पे काम कर रहे हैं, जो विचार को, जो रिसर्च बेस्ड हो और यूथ को जोड़ना है, उसमें हमारा मकसद है। थैंक यू जसीम साहब, आपने हमसे बात की और आपके थॉट को एलैबोरेट पद्धति से हमारे सामने रखा। दर्शकों से मैं अब विदा लूँगा। अक्सर हम ये देखते हैं कि जो मोदी जी से इत्तेफाक रखने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा से सहमत रहने वाले लोग हैं, द वायर से बात नहीं करते। लेकिन मैं ख़ास आज जसीम साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमसे बात की और हमें ये नमो इतर भी दिया। तो धन्यवाद जसीम जी, आपका शुक्रिया।